Hi, this is Chandan and you all guys are now watching Student Room. सर आज का जो टॉपिक है वो है कैपेसिटी टू कॉन्ट्रैक्ट। मतलब कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए कैपेबल कौन से आदमी है, वो है कैपेसिटी टू कॉन्ट्रैक्ट। कौन सा सेक्शन में लिखा गया है? इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 की सेक्शन 11 में लिखा गया है ये। ठीक है। फर्स्ट, सर पर्सन शैल बी मेजर होना चाहिए। मतलब major means the person who already attained the age of 18 years, that person called as major person. Okay, तो पर्सन को क्या होना चाहिए? पहले मेजर होना चाहिए। 18 साल के उम्र के ऊपर उसकी एज होना चाहिए, तो 18 साल होना चाहिए, वो व्यक्ति को बोला जाता है मेजर। अब अगर माइनर के साथ अगर कॉन्ट्रैक्ट कर लिए तो सर माइनर के साथ अगर आप कॉन्ट्रैक्ट कर लिए तो वो कॉन्ट्रैक्ट वैलिड ही नहीं है, वो वॉइड कॉन्ट्रैक्ट बन जाएगा वो। अब माइनर के साथ कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकते। फर्स्ट आपको मेजर आदमी के साथ कॉन्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। ठीक है। देन सर साउंड माइंड। सर आप जिस व्यक्ति के साथ कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हो ना, वो व्यक्ति दिमागी हालत से ठीक होना चाहिए, वो साउंड माइंड होना चाहिए, केपेबल ऑफ अंडरस्टैंडिंग एंड फॉर्मिंग रेशनल जजमेंट। मतलब वो सब कुछ समझने का केपेबिलिटी होना चाहिए उसके अंदर, वो होता है साउंड माइंड। जैसे आप सोचो, एक आदमी है आपकी एरिया में, सोचो एक आदमी है ए, जिसका नाम है ए, एक आदमी, वो आपके एरिया में रहते हैं। आपने क्या किया ना, ए के साथ कॉन्ट्रैक्ट कर लिया। आपको पता था साला ए का दिमागी हालत ठीक नहीं है, ठीक है, आपको पता था। अब ए के साथ फिर भी कॉन्ट्रैक्ट कर लिया। कौन सा कॉन्ट्रैक्ट ना, ए ने बोला वो ताजमहल बेचना चाहते हैं ए, ठीक है। तो आपने बोले 100 करोड़ में ए ने बोला 100 करोड़ में ताजमहल बेच दूंगा मैं तुम्हें। आपने बोला साला 100 करोड़ में ताजमहल बेचूंगा मैं, पक्का बिजनेस बिजनेस कर लूंगा ताजमहल लेके। आपने 100 करोड़ ट्रांसफर कर दिया ए को। उसके बाद ए भाग गया वहां से। सबको पता था साला ए साउंड माइंड नहीं है, पागल आदमी है। अब ए के साथ कॉन्ट्रैक्ट किए, वो भी कौन सा कॉन्ट्रैक्ट ना, ताजमहल बेचने का। ताजमहल कोई बेच सकता है, उसका तो दिमागी हालात ही ठीक नहीं था। आप क्यों आए उसके साथ कॉन्ट्रैक्ट में? आपको नहीं आना चाहिए ना, क्योंकि वो पागल आदमी है, कुछ भी कर सकते हैं वो। अब कोर्ट में जाओगे तो आपका कोई केस फाइल ही नहीं होगा ए के खिलाफ, क्योंकि इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 की सेक्शन 11 में लिखा गया है भाई, आप जब भी कॉन्ट्रैक्ट करोगे वो व्यक्ति साउंड माइंड होना चाहिए। ठीक है। देन सर सेकंड, सर पर्सन शैल नॉट बी डिस्क्वालिफाइड बाय लॉ। मतलब आप जिस भी व्यक्ति से, आप जिस भी व्यक्ति के साथ कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं, वो व्यक्ति डिस्क्वालिफाइड बाय लॉ नहीं होना चाहिए। मतलब वो व्यक्ति क्वालिफाइड बाय लॉ होना चाहिए। ठीक है। इसका मतलब सर पर्सन शैल नॉट बी एलियन एनिमी। एलियन एनिमी से बिलोंग नहीं करना चाहिए वो पर्सन को, इंसॉल्वेंट नहीं होना चाहिए। देन कोई भी म्यूनिसिपल बॉडीज एक्टिंग बियॉन्ड इट्स स्टैट्यूटरी पावर, उसका पावर के खिलाफ जाकर वो काम नहीं कर सकता। अब ये पूरे हम डिटेल्स में देखने वाले हैं, चलो देखते हैं। ये है पर्सन डिस्क्वालिफाइड बाय लॉ। फर्स्ट, एलियन एनिमी। सर एलियन एनिमी क्या है ना? ए पर्सन हु इज सिटीजन ऑफ फॉरेन कंट्री। द पर्सन हु इज द सिटीजन ऑफ, कहाँ का ना, फॉरेन कंट्री का सिटीजन है वो व्यक्ति। हुई चीज फॉरेन कंट्री का सिटीजन है, लेकिन हुई चीज एट वेयर ऑफ इंडिया, जिसके साथ इंडिया का वेयर चल रहे हैं, वो होता है एलियन एनिमी। समझा? मतलब वो व्यक्ति, पर्सन हु इज सिटीजन ऑफ फॉरेन कंट्री, जो फॉरेन कंट्री का सिटीजन है, लेकिन हुई चीज एट ए वेयर विथ इंडिया, जिसके इंडिया के साथ वेयर चल रहे हैं, वो है एलियन एनिमी। अब उसके साथ कभी भी कॉन्टेक्ट नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि लॉ में लिखा गया है। समझा? अब इसका 3 टाइप्स होते हैं। जैसे कॉन्ट्रैक्ट बिफोर वेयर, सच कॉन्ट्रैक्ट इज आइदर डिसॉल्व और सस्पेंडेड ड्यूरिंग द वेयर। आप अगर वेयर होने से पहले कोई कॉन्ट्रैक्ट कर लिए एलियन एनिमी के साथ, लेकिन कॉन्ट्रैक्ट करने के बाद वो तब तक के वैलिड कॉन्ट्रैक्ट था, कॉन्ट्रैक्ट हो गया, उसके बाद वो उस कंट्री के साथ वेयर चालू हो गया अपने इंडिया के। अब वो कॉन्ट्रैक्ट एक तो डिसॉल्व हो जाएगा, ये तो सस्पेंड कर दिया जाएगा उस कॉन्ट्रैक्ट को। जैसे आप सोचो, अभी पाकिस्तान के साथ वेयर चल रहे हैं अपनी इंडिया की, ठीक है, तो पाकिस्तान का कोई भी वहाँ पे
क्या अच्छा मिलता है पाकिस्तान में? कुछ भी नहीं अच्छा मिलता पाकिस्तान में, ठीक है। वो अब सोच लो क्या फ़र्क पड़ता है। अब सोचो पाकिस्तान में कुछ अच्छा मिलता है, वहाँ से कोई व्यक्ति है जो इंडिया में बिजनेस करना चाहता है, आपने उस व्यक्ति के साथ कॉन्ट्रैक्ट कर लिया, तब वेयर नहीं था पाकिस्तान के साथ, तब वेयर नहीं था, ठीक है। अब कॉन्ट्रैक्ट करने के बाद वेयर चालू हो गया इंडिया पाकिस्तान के बीच, ठीक है। तो उस टाइम आपकी कॉन्ट्रैक्ट को डिसॉल्व कर दिया जाएगा या तो सस्पेंड कर दिया जाएगा, समझे आप। अब नेक्स्ट, कॉन्ट्रैक्ट ड्यूरिंग वेयर। अब पाकिस्तान के साथ इंडिया का वेयर चल रहा है, कंटिन्यू है वेयर, आप कॉन्ट्रैक्ट कर ही नहीं सकते। कैसे? उसमें क्या लिखा है ना, कॉन्ट्रैक्ट कैन नॉट बी एंटर्ड एक्सेप्ट विदाउट द लाइसेंस फ्रॉम सेंट्रल गवर्नमेंट। अब इंडिया पाकिस्तान का वेयर चल रहा है, उस टाइम आप कैसे कॉन्ट्रैक्ट करोगे? आपको अगर कॉन्ट्रैक्ट करना है तो सेंट्रल गवर्नमेंट से लाइसेंस लेना पड़ेगा, सेंट्रल गवर्नमेंट से परमिशन लेना पड़ेगा कि हाँ मैं पाकिस्तान का ये व्यक्ति, इनके साथ मैं कॉन्ट्रैक्ट कर रहा हूँ, कौन से टाइप का कॉन्ट्रैक्ट कर रहा हूँ ये भी आपको बोलना पड़ेगा सेंट्रल गवर्नमेंट को, समझा। देन कॉन्ट्रैक्ट आफ्टर वेयर। अब वेयर के बाद कॉन्ट्रैक्ट करोगे ना, फ्रेश कॉन्ट्रैक्ट आर अलाउड एंड सस्पेंडेड कॉन्ट्रैक्ट इज रिवाइव्ड। मतलब वेयर खत्म हो गया, उसके बाद पाकिस्तान की कोई व्यक्ति आया, आप उसके साथ कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हो, ठीक है, अलाउड। और जो पहले पहले आपने कॉन्ट्रैक्ट किए थे वेयर के लिए, वो कॉन्ट्रैक्ट डिसॉल्व कर दिया गया था या तो सस्पेंड कर दिया गया था, वो कॉन्ट्रैक्ट भी रिवाइव्ड हो जाएगा, अगर आप चाहते हो तो वो कॉन्ट्रैक्ट भी रिवाइव्ड हो जाएगा, समझा। ओके, देन कॉन्विक्ट पर्सन। कॉन्विक्ट पर्सन कौन है ना, वो व्यक्ति जो पहले से मर्डर किया है या तो कुछ भी काम करके वो इम्प्रिजनमेंट दे दिया उसको, इंडियन जज ने उसको जजमेंट देके इम्प्रिजनमेंट कर दिया, वो व्यक्ति मतलब कुछ भी बेकानून काम कर दिया, वो व्यक्ति कॉन्विक्ट है। कैन नॉट एंटर इनटू कॉन्ट्रैक्ट ड्यूरिंग इम्प्रिजनमेंट। वो कॉन्विक्ट पर्सन के साथ आप कभी भी कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकते हो जब तक उसका इम्प्रिजनमेंट चलता है, अब नहीं कर सकते उसके साथ कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है। देन आता है सर इंसॉल्वेंट पर्सन। इंसॉल्वेंट बोले तो ना सर, पर्सन adjudged insolvent by the court and his property shall rest in the hands of the official assignee or receiver। सर इंसॉल्वेंट मीन्स मतलब बैंकक्रप्ट, जो व्यक्ति मतलब एडजस्ट इंसॉल्वेंट, एडजस्ट बोले तो जज ने उसको इमिडिएटली जजमेंट देके इंसॉल्वेंट कर दिया गया। कौन है ऐसा इंसॉल्वेंट व्यक्ति? जैसे विजय मल्ल्या, देन नीरव मोदी, ये लोग तो सारे भाग गए ना, भाग गए इंडिया छोड़ के। लेकिन अगर इंडिया में होता, इनके खिलाफ भी जजमेंट आता, ये सारा इंसॉल्वेंट ही होता, ठीक है। लेकिन भाग गया तो साला बच गया, बोलो जिंदा है अभी तक के, जिंदा तो इंडिया में भी रहता लेकिन कुछ अलग सा हालत में रहता। इंसॉल्वेंट पर्सन मतलब आपने कुछ भी काम किए हो, आपका जो एसेट्स है वो लाइबिलिटी से भी कम है, आपका जो लाइबिलिटी है वो एसेट से ज़्यादा है। अब आपके खिलाफ कार्रवाई करके जज ने आपको कोर्ट के थ्रू बोल दिया आप इंसॉल्वेंट है, समझा, वो व्यक्ति होता है इंसॉल्वेंट। एक ऑफिशियल ऐसा ही नहीं आता है, आपकी प्रॉपर्टी सारे कैलकुलेट करके सारे बेच दिया जाता है, जितना डेब्ट रिकवर किया जाता है वो रिकवर हो जाता है, वो होता है इंसॉल्वेंट पर्सन। आपके खिलाफ आपकी प्रॉपर्टी बेच के तो आप बन जाते हैं इंसॉल्वेंट, समझा। देन आता है सर स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन। सर स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन में क्या होता है ना, स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन कैन नॉट एंटर इनटू कॉन्ट्रैक्ट इन केस ऑफ एनी अल्ट्रा वायरस। अल्ट्रा वायरस के कैन नॉट एंटर इनटू कॉन्ट्रैक्ट। कोई भी स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन कैन नॉट एंटर इनटू कॉन्ट्रैक्ट इन केस ऑफ एनी अल्ट्रा वायरस। अल्ट्रा वायरस के केस में कैन नॉट एंटर इनटू कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकता कौन ना, स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन, कोई भी कंपनी। देन सर म्यूनिसिपल बॉडीज कैन नॉट एंटर इनटू कॉन्ट्रैक्ट व्हिच आर बियॉन्ड देयर स्टैट्यूटरी पावर। जो भी म्यूनिसिपल बॉडीज है वो भी कॉन्ट्रैक्ट में इंटर नहीं कर सकता, कब ना, अगर वो कॉन्ट्रैक्ट उसकी पावर के बाहर है, उसकी पावर के बाहर है, तो वो व्यक्ति म्यूनिसिपल बॉडीज वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकता, वो भी वॉइड बन जाएगा, समझा। देन सर फॉरेन सोवरेन एंड एम्बेसडर एंड डिप्लोमेट्स ना, दे एंजॉय स्पेशल प्रिविलेजेस
जो फॉरेन सॉवरेन होता है, जो एम्बेसडर्स होता है, जो डिप्लोमेट्स होता है, वो लोग है ना, दे एंजॉय स्पेशल प्रिविलेजेस एंड दे कैन नॉट बी सूड इन द इंडियन कोर्ट। इंडियन कोर्ट में उनको सूट नहीं होता, मतलब उसके खिलाफ कोई भी केस फाइल नहीं कर सकता इंडियन कोर्ट में, बट दे कैन एंटर इनटू कॉन्ट्रैक्ट। वो लोग एंटर हो सकते हैं कॉन्ट्रैक्ट में, इन्फोर्स द कॉन्ट्रैक्ट इनटू इंडियन कोर्ट। वो लोग कर सकते हैं, लेकिन आप नहीं कर सकते उनके खिलाफ। क्यों? क्योंकि वो लोग स्पेशल प्रिविलेजेस एंजॉय करते हैं। समझा आपको? देन सर माइनर एग्रीमेंट। अब हम चलो ये देख लेते पहले। क्या ना सर, माइनर एग्रीमेंट क्या है सर? आप अभी तो बोले माइनर के साथ एग्रीमेंट नहीं कर सकते। माइनर मतलब द पर्सन हु इज नॉट अटेन द एज ऑफ 18 ईयर्स, वो होता है माइनर। तो माइनर के साथ आप अगर कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए गए तो माइनर इज नॉट कॉम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट एंड कॉन्ट्रैक्ट एंटर्ड विद हिम शैल बी वॉइड। आप माइनर के साथ कभी भी कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकते हो, ठीक है? आप माइनर के साथ अगर कॉन्ट्रैक्ट में एंटर्ड होते हैं, वो कॉन्ट्रैक्ट वॉइड है, वैलिड ही नहीं है, अनलेस कॉन्ट्रैक्ट इज फॉर बेनिफिट ऑफ द माइनर। मतलब आप कोई भी कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हो माइनर के बेनिफिट के लिए, उससे वो कॉन्ट्रैक्ट से माइनर को ही फायदा है, इसलिए आप कोई कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हो, वो कॉन्ट्रैक्ट वैलिड है। समझा? अनलेस कॉन्ट्रैक्ट इज फॉर बेनिफिट ऑफ द माइनर, माइनर के बेनिफिट के लिए अगर आप कोई कॉन्ट्रैक्ट करते हो, वो कॉन्ट्रैक्ट वैलिड है। लेकिन अगर दूसरा कुछ करने के लिए उसके साथ कॉन्ट्रैक्ट करते हो, मतलब वो कॉन्ट्रैक्ट वॉइड है, वैलिड नहीं है। देन आता है सर, माइनर कैन ऑलवेज प्लीड हिज माइनॉरिटी इफ माइनर by fraud represent his age below 18 years. Still the minor can take protection of being a minor and can be liable. मतलब सोचो, ए एक व्यक्ति का नाम है ए, ठीक है? उसका दाढ़ी आ गया, आपको देख के लगता है वो 22 ईयर्स का है, लेकिन वो बंदा है 16 ईयर्स का एक्चुअल में, ठीक है? आप उसके साथ, उसके पास एक कार है, कार बेचना चाहता है वो माइनर। आप गए, आपको बोला, आप गए, आप जाने के बाद देखा कार अच्छे कंडीशन में है, आप वो कार खरीद लिए 3 lakhs में। आपने 3 lakhs दे दिया और वो कार लेके भाग गया। कौन? ना माइनर, जो माइनर था वो बोला आपने मेरे को पैसा दिया ही नहीं, मैं आपको कार नहीं दूंगा, आप क्या कर लोगे कर लो। आप गए कोर्ट, आपने पूछे थे उसको कि भाई तेरा एज क्या है? उसने बोला मेरा एज 22 ईयर्स है, लेकिन एक्चुअल में उसका एज है 18 ईयर्स। कोर्ट में जाने के बाद पता चला कि बंदा 16 ईयर्स, कि बंदा 16 साल का है। तो भी कोर्ट स्पेशल प्रिविलेज किसको देगा? माइनर को ही देगा, उसको ही प्रोटेक्ट करेगा, माइनर लायबल नहीं होगा। समझा? माइनर के साथ आप अगर कोई भी कॉन्ट्रैक्ट करते हो, माइनर अगर रिप्रेजेंट करता है खुद की एज बिलो 18 है, तो भी आप कुछ नहीं कर सकते हो। तो कॉन्ट्रैक्ट करने से पहले एक बार एज अच्छे से चेक कर लेना कोई व्यक्ति के साथ। समझा? देन माइनर कैन नॉट रेटिफाई हिज एग्रीमेंट ड्यूरिंग हिज माइनॉरिटी ऑन अटेनिंग ऑफ द मेजोरिटी। मतलब माइनर कैन नॉट रेटिफाई हिज एग्रीमेंट, उसका जो एग्रीमेंट है वो उस टाइम किया था जब 17 ईयर्स 9 मंथ था। मतलब माइनर था ना, 18 साल होगा तब तो व्यक्ति मेजर होगा ना व्यक्ति, लेकिन उसका एज था 17 ईयर्स 9 मंथ्स, माइनर है वो। उस टाइम कोई भी एग्रीमेंट किया, आप उसको आप माइनॉरिटी एंड अटेनिंग मेजोरिटी होने के बाद उसको आप रेटिफाई नहीं कर सकते हो। समझा आपको? आप रेटिफाई नहीं कर सकते हो, व्यक्ति मेजर बन गया पर फिर भी आप रेटिफाई नहीं कर सकते हो, ये होता है। देन जस्ट 1 मिनट सर, मनी फॉर नेसेसिटी सप्लाई कैन बी रिकवर्ड फ्रॉम हिज प्रॉपर्टी। मतलब अब नेसेसिटीज, बेसिक नेसेसिटीज क्या है ना, रोटी कपड़ा मकान, ये बेसिक नेसेसिटीज है। अब मनी फॉर द नेसेसिटीज कैन बी रिकवर फ्रॉम हिज प्रॉपर्टी, उसकी प्रॉपर्टी से आप रिकवर कर सकते हो, लेकिन बट माइनर कांट बी मेड लायबल पर्सनली माइनर लायबल नहीं है इस चीज़ के लिए। उसके प्रॉपर्टी से रिकवर करो, कुछ प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन माइनर को पर्सनली उसके पास से आप रिकवर नहीं कर सकते हो। समझा? देन सर, माइनर कैन बी एंड माइनर कांट बी। मतलब माइनर क्या बन सकते हैं, माइनर क्या नहीं बन सकता। माइनर कैन बी प्रोमिसी, माइनर प्रोमिसी तो बन सकता है, लेकिन प्रोमिसर नहीं बन सकता। समझा? मतलब
माइनर प्रॉमिस ही बन सकते लेकिन प्रॉमिसर नहीं बन सकता। क्यों? अगर वो प्रॉमिसर बन गया तो उसके ऊपर लाइबिलिटी आ जाएगा, इसलिए प्रॉमिसर नहीं बन सकता। माइनर बेनिफिशियरी तो बन सकता है लेकिन गारंटर नहीं बन सकता। क्यों गारंटर नहीं बन सकता माइनर? माइनर अगर गारंटर बन जाएगा, गारंटर बनेगा तो ऑटोमेटिकली माइनर के ऊपर लाइबिलिटी आ जाएगा, और माइनर के ऊपर लाइबिलिटी नहीं आना चाहिए। ये बोलते हैं इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, क्योंकि माइनर को प्रोटेक्ट करता है। तो माइनर गारंटर नहीं बन सकता लेकिन बेनिफिशियरी बन सकता है। माइनर एजेंट बन सकता है, माइनर एजेंट बन सकता है, बिल्कुल बन सकता है भाई एजेंट। एजेंट वो आपको सेल्स ऑफ गुड्स में, सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट में मिल जाएगा आपको कैसे एजेंट कैसे बनेगा। माइनर एजेंट बन सकते हैं, माइनर मेंबर भी बन सकते हैं कंपनी का, लेकिन वो शेयर्स फुल्ली पेड होना चाहिए। क्यों? अगर पार्टली पेड हुआ तो क्यों नहीं बन सकता? क्योंकि शेयर फुल्ली पेड रहेगा तो माइनर कैन बी मेंबर बन जाएगा इजीली। बट अगर पार्टली पेड शेयर्स हुआ तो सर पार्टली पेड शेयर्स के कैसे बनेगा माइनर? पार्टली पेड शेयर होगा तो आधा पैसा पे किया, आधा अभी भी बाकी है, आधा वो बाकी है ना पैसा पे करना अभी। अब पैसा अगर पे करना बाकी रहा तो उसके माइनर के ऊपर लाइबिलिटी आ गया फिर से, लेकिन माइनर के ऊपर तो लाइबिलिटी नहीं आना चाहिए। इसलिए माइनर मेंबर बन सकते हैं माइनर कंपनी का, लेकिन वो शेयर्स फुल्ली पेड होना चाहिए। समझा? माइनर अप्रेंटाइज भी बन सकते हैं। अब कांट भी मतलब माइनर क्या नहीं बन सकता? क्या नहीं बन सकता? प्रॉमिसर नहीं बन सकता, गारंटर नहीं बन सकता, एडजुडिकेटेड इंसॉल्वेंट नहीं बन सकता माइनर। अब माइनर के ऊपर कोई लाइबिलिटी नहीं आएगा तो माइनर कैसे बनेगा भाई इंसॉल्वेंट? एडजुडिकेटेड इंसॉल्वेंट भी नहीं बन सकता माइनर। देन रेटिफाई एग्रीमेंट एंटर ड्यूरिंग माइनॉरिटी। अब माइनर था, अभी तो ऊपर देख के आए हम, माइनर था वो बंदा, कोई एग्रीमेंट कर लिया, वो रेटिफाई भी नहीं हो सकता वो मेजर बने होने के बाद। समझा आपको? देन सर ए गार्डियन कैन एंटर इनटू कॉन्ट्रैक्ट ऑन बिहाफ ऑफ माइनर। मतलब गार्डियन कॉन्ट्रैक्ट एंटर हो सकते हैं किसके बिहेव में? माइनर के बिहेव में। सच कॉन्ट्रैक्ट शैल बी विद इन कॉम्पिटेंस ऑफ द माइनर एंड बेनिफिट्स फॉर द माइनर। तभी गार्डियन अपनी कॉन्ट्रैक्ट में, माइनर के बिहेव में कॉन्ट्रैक्ट में एंटर हो सकते हैं। कब? ना विद इन कॉम्पिटेंस ऑफ द माइनर एंड बेनिफिट्स फॉर द माइनर। बेनिफिट्स फॉर द माइनर मतलब माइनर के बेनिफिट्स के लिए होना चाहिए। समझा? देन एक्सेप्शन। एक्सेप्शन क्या है ना? गार्डियन कैन नॉट कॉन्ट्रैक्ट फॉर द परचेस ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी इन द नेम ऑफ द माइनर। ऊपर हमने क्या देखे ना, माइनर गार्डियन अपॉइंट हो सकता है माइनर के बिहेव में, लेकिन वो कॉन्ट्रैक्ट माइनर के बेनिफिट्स के लिए होना चाहिए। लेकिन सर माइनर के बेनिफिट्स के लिए तो होना चाहिए, लेकिन सर आप अगर कोई भी कॉन्ट्रैक्ट करते हो वो कॉन्ट्रैक्ट माइनर्स के बेनिफिट के लिए, लेकिन वो कहते हैं ना आप इमूवेबल प्रॉपर्टी खरीद रहे हो माइनर के नेम पे, माइनर के नाम पर अगर आप कोई इमूवेबल प्रॉपर्टी खरीदते हो वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं होगा। आप गार्डियन भी रख लो, कुछ भी रख लो, कॉन्ट्रैक्ट ही नहीं होगा। क्यों? गार्डियन कैन नॉट कॉन्ट्रैक्ट फॉर द परचेस ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी इन द नेम ऑफ माइनर। Then only court may appoint a certified guardian for sale of the minor's property. कोर्ट थ्री कोई भी पर्सन को एक गार्डियन अपॉइंट कर सकते। क्यों? क्योंकि माइनर्स की प्रॉपर्टी सेल करने के लिए। एंड सच कॉन्ट्रैक्ट आर वैलिड एंड बाइंडिंग ऑन माइनर। वो कॉन्ट्रैक्ट भी वैलिड है और माइनर के ऊपर बाइंड होता है। समझा एक्सेप्शन? ओके। देन ऊपर है कुछ क्या है ना, अनसाउंड माइंड पर्सन। हाँ सर, द पर्सन यूजुअली ऑफ साउंड माइंड, जो व्यक्ति साउंड माइंड है बट ओकेशनली अनसाउंड माइंड है। मतलब एक व्यक्ति है वो साउंड माइंड है, परमानेंटली साउंड माइंड है, लेकिन बट वो ओकेशनली आंसर, कभी कभी उसका दिमागी मानसिक संतुलन हिल जाता है। मे नॉट मेक कॉन्टैक्ट व्हेन ही इज अनसाउंड माइंड। जब उसका मानसिक संतुलन हिल जाता है ना, उस टाइम आप उसके साथ कांटेक्ट नहीं कर सकते हो। आप उसी टाइम कांटेक्ट कर सकते हो जिस टाइम बंदा साउंड माइंड है।
उस टाइम आप कॉन्ट्रैक्ट करो बिंदास, कुछ नहीं होगा। बट द पर्सन यूजुअली ऑफ अनसाउंड माइंड, मतलब वो व्यक्ति यूजुअली अनसाउंड माइंड है, वो पागल है, आदमी पागल है, लेकिन बट ओकेशनली साउंड माइंड है, लेकिन वो कभी कभी अच्छे आदमी जैसा बिहेव करते, मे नॉट मेक कॉन्टैक्ट व्हेन ही इज अनसाउंड माइंड। मतलब आप उस टाइम ही कॉन्टैक्ट कर सकते हो जब वो कभी कभार अच्छा बिहेव करते हैं, उस टाइम कॉन्टैक्ट करोगे तो वो कॉन्टैक्ट वैलिड होगा। लेकिन आप अनसाउंड माइंड जब होगा उस टाइम अगर कॉन्टैक्ट कर लिए तो वॉइड कॉन्ट्रैक्ट। देन सर अनसाउंड माइंड पर्सन, अब अनसाउंड माइंड पर्सन 3 टाइप्स का होता है, एक ड्रंकर्ड, एक इडियट, एक लूनेटिक। ड्रंकर्ड बोले तो पार्शियल या तो ऑर्डिनरी ड्रंकर्ड इज नॉट सफिशिएंट। अब ड्रंकर्ड बोले तो प्रोफेशनल ड्रंकर्ड होना चाहिए, पर्सन शैल बी फुल्ली ड्रंकर्ड, प्रोफेशनल ड्रंकर्ड होना चाहिए, तभी वो अनसाउंड माइंड होगा। जैसे एक एग्जांपल्स देता मैं, एक आदमी है जिसका नाम है एक्स, वो हर दिन पीता है, हर दिन विस्की पीता है, हर दिन, ठीक है। पीने के बाद घर पे आते बीबी को मारते। अब एक दिन वो गया किसके पास ना, विस्की शॉप ओनर के पास गया शॉप में, वहाँ पे एक फुल्ली लोडेड बॉटल लिया, वहीं पे पी लिया, ठीक है। पीने के बाद वो आया घर पे, उसकी बीबी के साथ थोड़ा झगड़ा वगैरह हुआ, फिर से वो गया इस वाइन शॉप पे, विस्की लिया, फिर से एक लोडेड बॉटल वहीं पे पी लिया, ठीक है। वो उसका प्रोफेशनली ड्रंकर्ड है वो। और एक बॉटल और भी, एक फुल्ली लोडेड बॉटल लिया शॉप से, लेके वो गया घर पे। आप उसकी बीबी आई, वो बॉटल लेके आई बीबी, घर से वो बॉटल को उठा के लेके आई दुकान पे। दुकान वाले को बोला, सर आपको तो पता है ये बंदा प्रोफेशनली ड्रंकर्ड है, अब ड्रिंक करने के बाद भी वो दिख नहीं रहा था उसको कुछ भी, अब वो आया बॉटल लेने के लिए, अब उसको कैसे बॉटल दे दिया, आपको ये बॉटल वापस लेना पड़ेगा। वो विस्की ओनर वाले बोलते हम लोग वापस नहीं लेते। आपने बोला मैं पुलिस बुलाऊंगा, क्योंकि ये कॉन्ट्रैक्ट ही नहीं हुआ, क्योंकि वो प्रोफेशनल ड्रंकर्ड है, आपको बॉटल वापस लेना पड़ेगा। और सच में लेना पड़ता है उनको वापस, क्योंकि वो प्रोफेशनली ड्रंकर्ड है, वो क्या कर रहे हैं कुछ उसको मालूम ही नहीं है, ठीक समझा आपको। देन सर इडियट, इडियट मीन्स व्हिच परमानेंटली अनसाउंड माइंड, परमानेंटली अनसाउंड माइंड है वो इडियट है, वो पागल है, पहले से ही पैदाइश पागल है वो है इडियट। देन लूनेटिक, ए पर्सन हु इज मेंटली डिस्टर्ब्ड, मतलब बंदा अच्छा है लेकिन मेंटली डिस्टर्ब्ड ड्यू टू सम मेंटल स्ट्रेन, मेंटल स्ट्रेन के कारण वो इज मेंटली डिस्टर्ब्ड ड्यू टू सम मेंटल स्ट्रेन, कोमा में चला गया बंदा ऐसा, तो ही कैन एंटर इनटू कॉन्ट्रैक्ट ड्यूरिंग द लूनेटिक इंटरवल्स। मतलब जब वो अच्छा बिहेव करेगा, जो ठीक होगा जब, तभी वो तब उस टाइम ही ओनली वो आ सकता है कॉन्ट्रैक्ट में, एंड कॉन्ट्रैक्ट तभी वैलिड बनेगा अगर वो लूनेटिक इंटरवल के टाइम्स अगर कॉन्ट्रैक्ट करता है तो ही वो वैलिड कॉन्ट्रैक्ट बनेगा, नहीं तो वाइड। समझा आपको, ये तो हो गया। तो आज का लेक्चर सीधा ही ख़त्म। गुड बाय, गुड नाइट, एंड वीडियो अच्छा लगा तो सब्सक्राइब कर दो चैनल को और बेल आइकन को भी क्लिक कर दो, एंड गुड बाय।